हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। एक एक बात बता दूं मैं कि ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने वाला हूं ना, ज़्यादातर यूट्यूबर और ज़्यादातर किताबों में ना पीछे के साइड लिखा होता है, तो वो लोग ना इग्नोर कर देते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको नोट से पढ़ाने वाला हूँ। नोट्स से इजी और कुछ होता है क्या? नहीं ना, बस यही है। तो अब बताने वाला हूँ डिफरेंस नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में। तो पहले देखने वाले हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब क्या होता है। ये एक नेशनल इनकम, ये देश की जो एक साल के अंत में जो प्रोड्यूस करा जाता है, क्या प्रोड्यूस करा जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, साल के अंत में जो प्रोड्यूस करा जाता है, जितना गुड्स एंड प्रोड्यूस करा गया उसका मनी वैल्यू उतना जितने का पैसे का है वो। ठीक है, किस साल में नापा जाता है? जो करंट ईयर, इसी साल में नापा जाता है, इसी साल के कंपैरिजन में नापा जाता है। जैसे मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम फॉर 2018-19, 2018-19 या 2019-20, ठीक है, 2021-22 अगर फ्यूचर में होगा तो। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो इस साल करंट ईयर के बेसिस पे जो नापा जाता है वो क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ जाना, अगर करंट प्राइस है तो नॉमिनल इनकम, और अगर कांस्टेंट प्राइस है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो नॉमिनल नेशनल इनकम इसको कहा जाता है। तो पर ये याद रखिएगा गाइस, ये हमारी इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर नहीं देती। ट्रू मतलब सच नहीं बताता, सच नहीं बताता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद आज के साल का हमने कंपैरिजन किया, तो किया किससे? किसी से नहीं करा। इसी साल का हमने बताया है ग्रोथ। ठीक है, तो इसे ग्रोथ हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि ये भी वही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट जो अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री, इनसाइड द कंट्री, इंटीरियर बॉर्डर्स। ठीक है, पर याद रखिए इसका जो प्राइस लिया जाता है वो बेस ईयर। बेस ईयर मतलब स्टार्टिंग के ईयर, जो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि उसका बेस ईयर क्या है, उसके बेसिस पे लिया जाता है इसको। तो बाद में उसको बेस ईयर से देख सकते हैं गाइस, बेस ईयर से जो करंट ईयर है, ठीक है, इस पे क्या करते हैं हम? कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ। ठीक है, और पर उसमें क्या था? ठीक है, करंट ईयर में क्या था? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में क्या था? करंट प्राइस में ही था। तो हम कैसे कंपेयर करते यार? ये भी तो सोचो ना। पर बेस ईयर से कर सकते हैं बड़ा इजीली। और ये 11-12 जैसे, ठीक है, जैसे 11-12 को हमने बेस ईयर ले लिया, ठीक है, और अभी क्या हो रहा है? 21-22 साल चल रहा है। ठीक है, और तो 11-12 को 21-22 से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर जीडीपी बढ़ी तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो हम बता सकते हैं कि हमारा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इट इज़ ईजी ब्रो। और इसका मतलब रियल नेशनल इनकम कह सकते हैं, दूसरा मतलब है। ठीक है, और ये ट्रू पिक्चर देती है। ठीक है, बिना किसी शक के, क्योंकि कंपेरिजन है इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है कि हम नेशनल इनकम को बेस ईयर में क्यों निकालते हैं। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया था, कंपैरिजन करने के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये मिसलीडिंग पिक्चर नहीं देता, और करंट ईयर प्राइस देता है मिसलीडिंग पिक्चर, और कांस्टेंट नहीं देता। ठीक है, मिसलीडिंग मतलब जो बेकार पिक्चर है, मतलब पिक्चर क्या मतलब? जो बेकार मेथड है। आप बोलोगे गाइस इसे फिर बताया क्यों है? तो बताया इसलिए है क्योंकि कुछ लोग निकालते हैं इससे और कुछ लोग नहीं निकालते। ठीक है, अब बेस ईयर से कंपेयर करोगे तो करंट प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये तो वही है वैल्यू निकालने का तरीका। तो अब मैं बताने वाला हूँ कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस में कैसे बदलते हैं? तो इसका फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। वो फॉर्मूला है कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब करंट प्राइस इंडेक्स क्या है गाइस? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स नंबर जो कि चेंज बताती है कि हमारा कितना चेंज हुआ है, जैसे पिछला कितना था। ठीक है, रुको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, इजीली समझ जाओगे। इफ़ द प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150, 150 मतलब कितना चेंज हुआ है। पहले मान लो 100 था, अब हो गया 250, तो कितना चेंज? जैसे पहले 100 था, अब हो गया 250, तो कितना चेंज हो गया? प्लस 150। तो ये 150 क्या है? करंट प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, करंट प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 1,50,000 है। तो हम निकालना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, एक कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस मतलब समझते हैं क्या? कि एक फिक्स प्राइस पे। ठीक है, तो फिक्स प्राइस पे निकालने के लिए पहले नेशनल इनकम एट करंट प्राइस लिखो अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, सीधा निकल गया 1,00,000 करोड़। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में। जैसे कि करंट प्राइस मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसी साल का लेते हैं, और कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है, बेस ईयर, एक पर्टिकुलर फिक्स साल को कंपेयर करके लेते हैं, वो होता है कांस्टेंट प्राइस। अब इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, करंट प्राइस नहीं बताता, सही से नहीं बताता। और इसमें कांस्टेंट प्राइस बेटर टूल, अच्छे से बताता है कैलकुलेशन निकालने की तरह का, करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, और इसमें बेस प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही रहती है, और क्वांटिटी इस साल के लोगे ना पिछले साल के लोगे तो आपका पिछले साल का बताएगा, बट इस साल का तो क्वांटिटी तो ये इस साल का ही लोगे, बट जो प्राइस है वो बेस ईयर का लोगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इसका, करंट प्राइस का नॉमिनल है और कांस्टेंट प्राइस का रियल नेशनल इनकम है। ठीक है, अब डिफरेंस आता है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक साल दिया होता है, पर्टिकुलर साल, ठीक है, जिसका जो प्राइस होता है, ठीक है, बेस मतलब समझ रहे हो, जिसका जो प्राइस होता है, जैसे कि जीडीपी क्या नाम है, रुको मैं बताता हूँ। जैसे कि किसी साल की जीडीपी मान लो 25 है, ठीक है, दूसरे साल की भी 25 होगी, ठीक है, तीसरे साल की 25 होगी, चौथे साल की 25 होगी, ठीक है। तो ये जीडीपी एक फिक्स अमाउंट लेके चलते हैं, ठीक है, कि बाद में कितना बढ़ा जीडीपी, समझ गया ना। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से क्या मतलब है कि एक गिवन पीरियड है जो कि बेस ईयर को लेके चलते हैं। बेस ईयर मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे जीडीपी कितना था पहले 15, ठीक है, आप कितना हुआ 25, तो चेंज कितना हुआ 10 का, तो यही मतलब है, ठीक है। रियल जीडीपी इज मोर देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी ज़्यादा होता है नॉमिनल जीडीपी से, कैसे, अब मैं बताने वाला। रियल जीडीपी इसको कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर, सही बात है। जो हमारा बेस ईयर होता है ना, जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, स्टार्टिंग का प्राइस होता है, वो ऑलवेज ज़्यादा होता है हमारे करंट ईयर से। क्यों, क्योंकि जीडीपी का कोई भरोसा नहीं है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, ठीक है, ये सिचुएशन इसलिए है। रियल जीडीपी मतलब ये बोला गया है कि कब ज़्यादा होता है नॉमिनल जीडीपी से, जब क्या होता है, जब क्या होता है बेस ईयर का जो प्राइस होता है ना वो ज़्यादा होता है करंट ईयर का, ठीक है, तो वही है रियल जीडीपी, क्योंकि इसमें बेस ईयर पे नापा जाता है। टेंशन लेने की बात नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी कब होता है, जब प्राइस लेवल दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। रियल जीडीपी कम कब होता है नॉमिनल जीडीपी से, जब प्राइस लेवल बेस ईयर का प्राइस लेवल, इसका भी प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल ये देख सकते हैं आप, ठीक है, प्राइस प्राइस लेवल मतलब कम हो और करंट ईयर से, ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर है, तो रियल जीडीपी बेटर होगा, क्यों, क्योंकि बेस ईयर से कंपेयर करते थे, अभी मैंने बताया ना आपको, बस यही है गाइस, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है। अब बताया गया है कि जैसे रियल जीडीपी इज हेल्प टू डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, वही है गाइस जो मैंने पहले समझाया। रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन। पीरियोडिक कंपैरिजन मतलब कि पहले पर्टिकुलर में कुछ था, बाद में कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ और हुआ, फिर बाद में कुछ चेंजेस होते गए, फिर चेंजेस होते गए, ठीक है। तो ये हुआ पीरियोडिक कंपेयर करने में रियल जीडीपी फ़ायदा देता है, ठीक है। और रियल जीडीपी से क्या नाम है, इंटरनेशनल कंपेयर करने में फ़ायदा होता है। इंटरनेशनल कंपेयर मतलब अगर अमेरिका की जीडीपी 70 है, फिर बाद में इंडिया की जीडीपी 71 हो गई, तो मतलब 1% से बढ़ गया, ठीक है। तो ये मतलब यही है। अब रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, रियल जीडीपी निकालने के लिए जो नॉर्मल जीडीपी है अपॉन प्राइस इंडेक्स है, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कहता है। प्राइस इंडेक्स मैंने बताया था चेंज इन द प्राइस लेवल, इनटू 100 करने पे रियल जीडीपी आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए जो जीडीपी होता है ना, जो करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर मतलब समझ रहे हो, जो नॉर्मल जीडीपी है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी मतलब कह सकते हैं कि रियल जीडीपी अपॉन 100 इंटू जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप। और अब मैं बताने वाला हूँ कुछ फॉर्मूलेस जो कि इजी है, और फॉर्मूले के साथ एग्जांपल दे सकता हूँ। नॉमिनल जीडीपी अगर 15,000 करोड़ है, ठीक है, फिर रियल जीडीपी 12,000 करोड़ है, जो जीडीपी डिफ्लेटर कितना निकलेगा। तो फॉर्मूला जैसे था नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन 100 इंटू प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स यार। तो नॉमिनल जीडीपी जैसे दिया हुआ है हमारा 15,000 करोड़,
ठीक है, रियल जीडीपी दिया हुआ है 12,000 करोड़ डिवाइड बाय 100 करके। और प्राइस इंडेक्स को बता सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर भी कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का क्या मतलब होता है कि जीडीपी में कितना चेंज आया है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर देख सकते हैं आपका 125 करोड़ का चेंज आया है, तो 125 करोड़ हमारा जीडीपी डिफ्लेटर हुआ। ठीक है, रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नॉमिनल जीएनपी, ये गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जीडीपी है ना तो उसको कंपेयर कर दो जीएनपी से। अगर जीएनपी पूछा है ना तो जीएनपी लिख दो, जीडीपी पूछा तो जीडीपी लिख दो। ठीक है, तो बस वही चेंज है, बाकी पिछला फॉर्मूला लगा दो तो सेम वैसे ही होगा जैसे रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सेम ऐसे रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओवरऑल नेशनल, पूरे देश की जितने प्रोडक्शन करी गई वो कितनी थी। ठीक है, तो वो निकालने का तरीका। नॉमिनल जीएनपी का मतलब रियल जीएनपी अपॉन 100 इंटू प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था जितना चेंज होता है। तो जीडीपी में मतलब क्या होता है कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। एक एवरेज लेवल, एवरेज मतलब समझ रहे हैं कि अगर 2 जीडीपी दिया गया है, 3 जीडीपी दिया गया है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 2 दिया हुआ तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 1 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 1 कर दो। तो ये एवरेज निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर का पता कर सके वो कितना चेंज आया है पहले से बाद में। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी का वेलफेयर के साथ क्या कंपैरिजन है। वेलफेयर मतलब हमने कितना समाज के लिए अच्छा काम किया है। तो जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज इंडियन इंडेक्स वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल हु ब्रिंग अमंग द पीपल, जो कि लोगों के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। ज़्यादा जीडीपी मतलब ज़्यादा वेलफेयर, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब फ़ायदा है देश के लिए। और जीडीपी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब बनता है। जीडीपी अगर बढ़ गया, ठीक है, तो उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीडीपी तभी दिखती है जब किसी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट होती है। और चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस कब बदलते हैं? जब जीडीपी बढ़ाता है, जीडीपी बदलता है तो प्राइस बढ़ता है। जीडीपी मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंट्री, थोड़ा फ़ोन में इशू होने के कारण मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इनकम का मतलब ये होता है कि मतलब जो मैं नीचे पढ़ने वाला हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से मतलब क्या, जीडीपी में क्या चेंजेस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जीडीपी को हम बांट सकते हैं अमीर में अलग गरीब में अलग। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो अमीर और गरीब में इक्वली बंटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेलफेयर के लिए होता है और देश के सब लोगों के लिए होता है। किसी के लिए डाइवर्सिटीज़ नहीं है, किसी के लिए अलग नहीं है। जीडीपी है हमारी ग्रोथ और हमारी पोटेंशियल, हमारी मेहनत बताती है गाइस। ठीक है, और चेंज इन प्राइस से क्या मतलब है कि क्या, ये बताओ, क्या जीडीपी इंक्रीज कैसे होती है। चेंज इन प्राइस मतलब जीडीपी का प्राइस कैसे बढ़ता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, किसी प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा तो जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी में कितना पैसा लगा है ये मैटर करता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब क्या, वो पैसा आता है जो घर में किचन में काम आते हैं, गार्डनिंग का काम आता है, नॉर्मल अपना मम्मी पापा जो घर पे काम करते हैं, कपड़ा धोना, इसका पैसा आता है? नहीं आता। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या हो सकते हैं, रुकवे सिकवे, क्या इसका मतलब प्रभाव पड़ता है जीडीपी का। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका नेगेटिव प्रभाव क्या है, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन पे। जीडीपी तो बढ़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, बट वेलफेयर घट जाएगा। वेलफेयर किसका? इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा ना, हमारे जो प्लांट पौधे हैं उन पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जीडीपी, भाई तुम डेवलपमेंट धपाधप डेवलपमेंट करे जा रहे हो, रोड बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, डैम बना रहे हो, कम से कम इन्वायरमेंट के बारे में भी तो ध्यान दो, उस पर क्या असर जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, क्या बताएं। पॉजिटिव क्या होता है, फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक पार्क बनते हैं, डेवलपमेंट बनते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें बहुत सारे डेवलपमेंट का फ़ायदा मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ायदा है। बट इससे क्या होता है प्रॉब्लम, जीडीपी तो घट जाती है, डेवलपमेंट तो बतेरे करते हैं। ठीक है, पर वेलफेयर वो तो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट करते हैं, क्यों, और इन सबसे ज़्यादा पैसे भी नहीं आते, तो इसलिए जीडीपी घट जाती है। ठीक है, और पर इन सब में अगर हम कुछ करते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं पर जीडीपी बढ़ जाती है पर वेलफेयर नहीं करते। तो दो एक्सटर्नलिटीज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ध्यान रख लेना। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, भड़ाक से बढ़ गई, फटाक से बढ़ गई, जैसे अभी 135 करोड़ जनसंख्या है तो जीडीपी तो बढ़ेगी।
क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा ज़रूरत होगी डेवलपमेंट की, लोग पैसे भी देंगे, गवर्नमेंट सप्लाई भी करेगी, ठीक है, फंड्स भी मिलेंगे, तो ये फ़ायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगा पर वेलफेयर घटेगा, पर कैपिटा इनकम घटेगा। एक कंपनी है जिसपे दो बंदे को ना 2,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उसी उसी सेम जॉब में अगर 10 बंदे घुस जाएंगे तो उसका कितना मिलेगा, 400 200 एक बंदे को मिलेगा। जो जिस बंदे को 2,000 मिलने वाला था उसको 200 मिलेगा। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है यही बेकार असर जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जब जीडीपी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीडीपी घटती है, ठीक है, और ये दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। अगर जीडीपी घटी तो पॉपुलेशन भी घटेगा, मतलब ठीक है, मतलब सॉरी ये कह रहा था मैं कि इसमें क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो, और इसमें क्या था पॉपुलेशन घटती है तो, पॉपुलेशन घटती है तो जीडीपी घटती है पर वेलफेयर बढ़ती है तो फ़ायदा में होता है, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट से कंपेयर करने के लिए। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ग्रीन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और नेशनल मतलब ओवरऑल जो कंट्री की जितने प्रोडक्ट है ना उसका मैटर कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जीडीपी में बी नॉट टेकन एज अ सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ड्यू टू अबव मेंशन लिमिटेशंस, ठीक है। इसका मतलब ग्रीन जीएनपी का मतलब कि कुछ फ़ायदे के लिए, क्या फ़ायदा, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट फ़ायदा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जीडीपी जो हमारे देश के अच्छे के लिए काम के होते हैं, जो इससे हमारे सरकार को बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये सब पॉइंट्स है कुछ। सम इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी प्लानर हैव सजेस्टेड दैट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रीन जीएनपी में लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट करा है। इकोनॉमिस्ट हमारे जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ग्रीन जीएनपी होना चाहिए जो हमारे वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, जो हमारी लिमिटेशंस बताए, ठीक है, ये जो हमारे इन्वायरमेंट को भी फ्रेंडली करें, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, और जैसे हम डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते गए पर यार कोई पेड़ पौधे नहीं देख रहा है, कितने पेड़ कट रहा है, कितने वाइल्ड लाइफ बेकार हो रही है, कितनी लाइफ लाइन्स बेकार हो रही है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता यार। उसी के बारे में ध्यान देने के लिए ग्रीन जीएनपी बोला गया है, जो कि डिग्रेडेशन होता है यार इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट ख़राब होता है, डिग्रेड होता है, सड़ जाता है, प्लास्टिक भरी जा रही है। डेवलपमेंट तो बतेरे कर लो, इन्वायरमेंट में कुछ हुआ नहीं तो कसम से कह रहे हैं 2-3 साल भी मुश्किल से तुम्हारा जीना रहेगा। बस मेरा लास्ट का व्यू यही था। और गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हो यार, किचन में बैठ के क्या करो, तो भाई सपोर्ट करोगे तो आप तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू।